वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। हाँ, तो स्टूडेंट, बात हो रही थी पालमपुर गांव की। यहाँ पर 75% लोग खेती से जुड़े हुए हैं, यानी उनकी मुख्य आजीविका क्या है? खेती है। वह खेती करते हैं और खेती से जुड़े हुए काम करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना ही होता है, जो कि सभी का मुख्य उद्देश्य होता है। भाई, काम करता है सभी, आपके मम्मी पापा काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं उसके पीछे उद्देश्य है पैसे कमाना। तो भाई, ये किसान जो है वो कैसे पैसे ज़्यादा कमाए? उसका तो बस आजीविका फसल ही है, फसल ही जरिया है। तो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। अब यहाँ पे आपकी क्लास में एक क्वेश्चन बनता है कि कुछ उपाय बताइए, कुछ तरीके बताइए जिससे कि फसल की पैदावार बढ़ सके। इस क्वेश्चन को सुनकर आपके दिमाग में जो सबसे पहला उत्तर आया होगा कि भाई, ज़मीन को बढ़ा दो तो फसल भी ज़्यादा हो गई। जब फसल ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो गई, यानी कि फसल की पैदावार को बढ़ाने का जो सबसे पहला तरीका आपके दिमाग में आएगा या किसी भी सामान्य व्यक्ति के दिमाग में यह आएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाएं। जब ज़्यादा फसल उगाएंगे यानी कि ज़्यादा ज़मीन पर खेती करेंगे तो फिर ज़्यादा फसल भी उगेगी और उसका ये ज़्यादा पैसे भी कमाएगा किसान। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि भूमि की जो मात्रा है वह सीमित होती है, इसे हम बढ़ा नहीं सकते, बल्कि यह दिन ब दिन घटती ही जा रही है। अब आप कहेंगे बढ़ा नहीं सकते तो घटेगी कैसे? घटने का मतलब यह है कि उस भूमि पे जहाँ पे फसल की पैदावार होती है उस पे उद्योग धंधे स्थापित होते जा रहे हैं और यह भूमि संकुचित होती जा रही है। तो यहाँ पे मुझे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ज़मीन सीमित होती है और दिन ब दिन कम ही होती जा रही है। तो भाई, ये उपाय तो कतई नहीं है कि फसल की पैदावार बढ़ाने का कि ज़्यादा ज़मीन पे खेती की जाए। तो अब प्रश्न यह उठता है कि फिर उपाय क्या है? इसके पहले उपाय के रूप में हम कह सकते हैं कि पहला है बहुविकल्पीय खेती। बहुविकल्पी यानी खेती के कई विकल्प। इसमें किसान क्या करता है, एक वर्ष में बदल बदल कर नई नई फसलें उगाता है। जैसे बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार बाजरा उगा लें। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर के बीच आलू की खेती हो जाए और सर्दी के मौसम रबी मौसम में खेतों में गेहूं उगाया जा सकता है। तो इस तरह एक वर्ष में अलग अलग एक ही खेत में अलग अलग फसलों को उगाने से इनकी पैदावार कहीं ना कहीं बढ़ती है। खेती में पैदावार बढ़ाने के पहले उपाय के रूप में बहुविकल्पी खेती आ सकती है। बहुविकल्पी या बहुविध खेती इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक साल में किसान उसी खेत में अलग अलग फसलों को उगाए। मतलब भूमि तो सीमित है, इतनी ही है। अब इसमें भूमि तो बढ़ाई नहीं जा सकती और फसल भी एक ही बार में बहुत ज़्यादा नहीं उगाए जा सकते, लेकिन अलग अलग मौसम के हिसाब से फसल तो उगाए जा सकते हैं। वो बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार बाजरा उगा लें और इन ज्वार बाजरा जो है ये पशुओं के चारे के रूप में भी प्रयोग लाया जाता है, ये आप जानते होंगे। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जा सकती है और सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूँ उगाया जा सकता है। तो इस तरह से जो एक ही खेत पे कई फसल जब उगाए जाते हैं तो इससे फसल की पैदावार बढ़ती है। स्टूडेंट, जब आप गांव में जाते होंगे, आपके दादी का या नानी का गांव, सबका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गांव से वो टच रहता ही है। तो गांव में जाते होंगे तो आप क्या देखते हैं? वहाँ ट्रैक्टर चलते हैं, खेतों में ट्रैक्टर चलते हैं। हमने कहीं पढ़ा है कि हल से खेती की जाती थी और अभी भी बहुत सारे पिछड़े गाँव में हल से खेती की जाती है। लेकिन हम अब देखते हैं गाँव में ट्रैक्टर, थ्रेसर या फिर ट्यूबवेल ये चलता हुआ देखते हैं। और एक चीज़ और आप देखते होंगे, कीटनाशक छिड़कते हुए लोगों को, किसान जो है वो कीटनाशक छिड़कते हैं। अरे, अपने ऊपर एक बैग की तरह जो टांगे रहते हैं और उससे कीटनाशकों का छिड़काव होता है। और इस समय कोरोना काल में तो वैसे भी ये जो सैनिटाइज किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे, उसी तरीके से वहाँ पे कीटनाशकों का छिड़काव होता है खेतों में। तो खेतों में ये जो सारी चीज़ें हैं वो आधुनिक चीज़ें हैं, ये परंपरागत चीज़ें नहीं हैं। पहले जो किसान हुआ करते थे वो परंपरागत खाद जैसे गोबर की खाद का यूज़ करते थे और हल से खेती करते थे। लेकिन अब आधुनिक उपाय में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये क्यों आई हैं? क्योंकि इससे फसलों की पैदावार बढ़ती है और इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है।
अब ये फसलों को बढ़ाने का, पैदावार बढ़ाने का जो आधुनिक उपाय है, ये हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति भारतीय किसानों को अधिक उपज वाली यानी कि HYV बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी के बीजों के उपयोग से गेहूं और चावल की खेती जो है वो बहुत ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के उपाय यहाँ पे सिखाए गए। परंपरागत बीज की तुलना में HYV जो बीज है, जो पहले बीज हमारे किसान यूज़ करते थे, उसकी तुलना में HYV से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने लगा। अब यहाँ हरित क्रांति में बात केवल बीजों की नहीं थी, केवल बीज एक बो देने से खेतों में फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाए ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ कई अन्य चीज़ें आधुनिक रूप से उपयोग में की गई, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी के बीजों के साथ साथ उर्वरक का भी प्रयोग किया गया। उसके बाद जब ज़्यादा फसल की पैदावार होगी तो कीटनाशक भी, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग किया गया। उर्वरक भी रासायनिक था जिसमें थोड़े से प्रयोग से ज़्यादा फसल कवर होते थे। और सिंचाई की व्यवस्था में बांध का उपयोग, बिजली, पंप सेट, नहरें, तो ये सारी जो चीज़ें थी वो आधुनिक रूप से ज़्यादा से ज़्यादा यूज की जाने लगी। उसके साथ ही हमारा जो ट्रैक्टर और थ्रेसर से काम लिया जाने लगा, इससे क्या हुआ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कृषि का काम लिया जाने लगा। तो हरित क्रांति को इस एक चित्र से आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि हरित क्रांति के अंतर्गत ये सारी चीज़ें यूज की गई और फसल की पैदावार बढ़ाई गई। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। ये याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ के जो गांव है, वहाँ की जो खेती व्यवस्था और किसान हैं, वहाँ बहुत पहले से विकास हो चुका था। तो इसलिए पंजाब, हरियाणा, वहाँ बिजली की कोई ऐसी तो चिंता थी नहीं कि भाई बिजली नहीं है या बहुत पिछड़ा गाँव है, तो वहाँ पे सबसे पहले इन उपायों को प्रयोग किया गया। इसमें क्या हुआ, खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया और ट्रैक्टर से फसल गहाने और मशीन खरीदी जिससे जुताई कटाई के काम को तेज कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि गेहूं की पैदावार वहां बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई। जब भूमि पे रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग होता है तो मिट्टी जो होती है अनउपजाऊ हो जाती है। यहाँ पे मिट्टी के उपजाऊपन पे बहुत प्रभाव पड़ता है और भविष्य में ये फसल की पैदावार पे भी प्रभाव डालती है। फसल की पैदावार हमारी घट सकती है। दूसरी ओर जब हम ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं तो ये भूमि के जल स्तर को कम कर देता है। क्यों कम कर देता है? क्योंकि यह ट्यूबवेल भूमि के नीचे से ही तो पानी खींच के फसलों तक पहुंचाता है। तो इसका बहुत अति प्रयोग से क्या होगा, भूमि का जो जल स्तर है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि हरित क्रांति के अंतर्गत जो आधुनिक उपाय किए गए उनका कहीं ना कहीं खराब असर पड़ रहा है। देखिए, जो पर्यावरण की चीज़ें होती हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, वो कई वर्षों में बनती है, चाहे वो भूमि का जल स्तर हो, चाहे वो मिट्टी के उपजाऊपन हो। और ये आधुनिक तरीकों के अति उपयोग से हम इन दोनों ही चीज़ों पे गलत प्रभाव डाल रहे हैं और इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पे। पर्यावरण हमारा खतरे में आ जा रहा है। जब भूमि का जल स्तर कम होके बिल्कुल कम हो जाएगा तो हमें पीने के पानी के लिए भी तरसना हो सकता है। और भूमि का उपजाऊपन जब कम हो जाएगा रासायनिक खाद और अन्य चीज़ों की वजह से, तो हमारे भविष्य की जो कृषि है उस पर भी गलत असर पड़ेगा। तो भाई हमें अगर खेती के भविष्य को बहुत अच्छा करना है और खेती को बढ़ाना है तो हमें इस पर्यावरण के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और पर्यावरण के बारे में बिना सोचे हम इन उपायों को, विकास को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसी सोच के साथ हम अपनी अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं और आप इसी वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा ताकि आपके सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएं। और कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सारे क्वेश्चन का उत्तर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।